जय हिंद साथियों। तो राउस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मैं जय ओझा लेकर के आया हूं एक और शानदार करंट अफेयर की क्लास आप सभी के लिए, जहां हम बात करेंगे केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड खबरों की, एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं हमारी पहली न्यूज, हमारी पहली खबर क्या है। तो दोस्तों, विंग्स इंडिया 2026 में उत्तराखंड की उपलब्धि। विंग्स इंडिया एक इवेंट है जिसमें उड्डयन क्षेत्र के, यानी कि जो हमारा एविएशन सेक्टर्स के सारी कंपनियां मौजूद होंगी। ये एशिया का, याद रखना, ये एशिया का सबसे बड़ा एविएशन इवेंट है। सबसे बड़ा एविएशन सेक्टर का इवेंट है। क्लियर बच्चों? एविएशन सेक्टर का इवेंट है। अब इसका क्या मतलब होता है? देखिए बच्चों, हमारा जो उड्डयन क्षेत्र है, जिसमें कि आप स्पाइस जेट एयर, आप लोग एयरलाइंस देखते हो, इंडिगो एयरलाइंस देखते हो, एयर इंडिया एयरलाइंस देखते हो, तमाम तरीके के एयरलाइंस है। ऐसे ही पूरे एशिया भर में जितनी भी, आप देखो, पूरे नॉट ओनली एशिया, पूरे दुनिया भर में जितनी भी कंपनियां हैं इस तरीके की, जो कि एविएशन सेक्टर से बिलोंग करती हैं, उनकी मीटिंग होती है। सभी एक दूसरे के बारे में बात करते हैं कि भाई तेरे देश में कैसा चल रहा है एविएशन सेक्टर, मेरे देश में तो ये रूल रेगुलेशन अपना लिया मैंने और बेहतर चल रहा है। तेरे देश में कैसा चल रहा है, मेरे देश में ऐसा चल रहा है। तो सभी एक दूसरे से बात करते हैं अपने अपने देश की एविएशन सेक्टर के बारे में, और अपने अपने देश की एविएशन सेक्टर की प्रॉब्लम्स के बारे में, उपलब्धियों के बारे में, मेथड्स के बारे में, और सभी डिस्कशन करके अपनी अपनी जो प्रपोजल्स देखते हैं कि भाई तू मेरी अपना ले, तू मेरी अपना ले, जिसको जो बढ़िया लगता है अपना लेता है। भाई सब सीधी सी बात है। किसी को लगता है कि इसके देश में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो इन्वेस्टमेंट कर देता है। तो ये हमारे पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे अभी तक एशिया का सबसे बड़ा एविएशन सेक्टर का इवेंट है। कहां पे? तो हैदराबाद में हुआ है। हैदराबाद में कहां पे? तो बेगम पेट। ठीक है बच्चों, बेगम पेट एयरपोर्ट पर आप लोग ये दिखाई देगा। बेगम पेट एयरपोर्ट पर दिखाई देगा। क्लियर पॉइंट? कब से कब तक? तो 28 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी 2026 तक इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इसी इवेंट में उत्तराखंड को अवार्ड दिया गया है। याद रख लेना, बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम। याद रख लेना कि उत्तराखंड ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने एविएशन सेक्टर को डेवलप किया है। अब ये उत्तराखंड को क्यों अवार्ड दिया गया है? देखिए, उत्तराखंड कोई प्लेन वाला एरिया नहीं है। उत्तराखंड में बहुत सारे पहाड़ हैं, और कुछ ऐसे एरियाज भी है जहां पे बहुत ज्यादा श्रद्धालु जाते हैं। जैसे कि आप देख लो, ठीक है, हम लोग उत्तरकाशी की बात कर लेते हैं तो कितने, केदारनाथ की बात कर लेते हैं तो कितने सारे श्रद्धालु जाते हैं ना भाई साहब। तो वहां पे पहाड़ी एरिया है, तो ट्रेन व्रेन बहुत कम चलती है, तो वहां पे एविएशन सेक्टर का बहुत ज्यादा रोल बढ़ जाता है। तो उत्तराखंड ने बखूबी एविएशन सेक्टर में अपने रोल को निभाया है। इसलिए विंग्स इंडिया 2026 में उत्तराखंड की विमानन इकोसिस्टम के प्रचार के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। याद रखना, यानी कि विंग्स इंडिया 2026 में उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार दिया गया है। क्लियर पॉइंट? अब देखिए, यह सम्मान राज्य की प्रभावी विमानन नीतियों, क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार और बुनियादी ढांचे के विकास, विशेष रूप से पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों में पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और आपदा प्रबंधन के समर्थन में दिया जाता है या फिर उजागर किया गया है। क्लियर पॉइंट? तो याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा एविएशन सेक्टर का इवेंट जो हो रहा है, अभी चल ही रहा है, यानी कि 28, 29, 30, 31 जनवरी तक चलेगा, और हैदराबाद बेगमपेट में। और यहां पर उत्तराखंड को बेस्ट स्टेट का अवार्ड दिया गया है। और इस क्षेत्र में, एविएशन सेक्टर के क्षेत्र में, मुख्यमंत्री एटी कोली दूती पत्ता स्कीम। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री एटी कोली दूती पत्ता स्कीम। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। असम की लैंग्वेज में इसका मतलब है एक कली और दो पत्ते। इसका मतलब है एक कली और दो पत्ते। अब साफ समझ में आ रहा है कि चाय पत्ती की जो बागानों में जो वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए किया जा रहा है, उनके लिए। ठीक है, याद रखना, एक कली दो पत्ते, इसका मतलब होता है, क्लियर बच्चों, याद रखना, एती कोली दुती पात, यानी कि एक कली दो पत्ते।
ये एक ऐसी स्कीम है जो कि असम गवर्नमेंट ने शुरू किया है। और किसके लिए शुरू किया है? तो वर्कर्स के लिए। कौन से वर्कर्स? तो चाय के बागानों के वर्कर्स, चाय के बागानों के वर्कर्स। ठीक है बच्चों, चाय के बागानों के वर्कर्स के लिए किया गया है। क्लियर पॉइंट। अब देखिए, चाय के बागान में जो वर्कर्स काम करते हैं वो मेहनत बेचारे बहुत करते हैं यार। एक एक पत्ता इकट्ठा करके रखते हैं और फिर सुखाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं होती है। इसलिए असम सरकार ने उनकी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने के लिए क्या कहा गया है कि इन वर्कर्स को अब हम लोग 5,000 रुपए देंगे। कितना? 5,000 रुपए इन वर्कर्स को हम लोग देंगे। और इसी 5,000 जो वर्कर्स को 5,000 रुपए हर एक वर्कर को दिया जाएगा। याद रख लेना, वो चाय के बागानों के लिए किया जा रहा है। टाइम एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि चाय के बागानों के लिए किया जा रहा है। चाय के बागानों में जो लो लेवल के जो वर्कर्स है, जो वर्कर्स, यानी कि देखिए मैनेजर वगैरह की बात नहीं कर रहे, जो वर्कर जो लो इनकम वाले वर्कर्स हैं उनको दिया जाएगा। असम सरकार का यहाँ पे ये कहना है कि भाई साहब तकरीबन तकरीबन 7 लाख वर्कर्स को यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेनिफिट मिलेगा। और इस स्कीम के लिए असम की गवर्नमेंट ने कितना? तो असम की गवर्नमेंट ने 342 करोड़। ठीक है बच्चों, असम की गवर्नमेंट ने 342 करोड़ का बजट भी पास कर दिया है। 342 करोड़ का बजट पास कर दिया है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। तो देखते हैं, असम सरकार ने मुख्यमंत्री एती कोली दूती पात योजना शुरू की है, जिसके तहत 6 लाख से ज्यादा चाय बागान श्रमिकों को एक बार 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह योजना श्रमिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और गरिमा पर जोर देती है। साथ ही असम की चाय अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास को मजबूत बनाती है। जाहिर सी बात है भैया, सबसे ज्यादा चाय कहाँ उगती है? तो असम में ही उगती है। तो डेफिनेटली इस सेक्टर को तो भैया इंप्रूव करना ही पड़ेगा। अगली न्यूज, ओएनजीसी का प्रज्ञा एआईएक्स प्लेटफॉर्म। ओएनजीसी आप सभी को पता है, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस जो हमारी एक कंपनी है, और उसमें एक हमने प्रज्ञा एआईएक्स प्लेटफॉर्म। प्रज्ञा एआईएक्स प्लेटफॉर्म क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म है। प्रज्ञा प्रज्ञा एआईएक्स प्लेटफॉर्म। एआईएक्स प्लेटफॉर्म क्या है भाई साहब? तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित होने वाला एक प्लेटफॉर्म दिखाई देगा। प्लेटफॉर्म है, ठीक है, याद रखना। और कौन सी कंपनी का प्लेटफॉर्म है? कौन सी कंपनी ने बनाया है? तो ओएनजीसी ने बनाया है। अब देखिए, ओएनजीसी एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। हर एक डिपार्टमेंट की फाइलें अलग है, हर एक डिपार्टमेंट के काम अलग है, हर एक डिपार्टमेंट की योजनाएं अलग है, हर एक डिपार्टमेंट के वर्कर्स अलग है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है कि जहां पे ओएनजीसी के हर तरीके के कार्य किए जा सके। क्लियर पॉइंट यहां पे। तो देखिए बच्चों, प्रज्ञा एआईएक्स ओएनजीसी का केंद्रीयकृत एआई प्लेटफॉर्म है, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट के काम यहां पर स्टोर कर दिए जाएंगे, इंफॉर्मेशन यहां पर स्टोर कर दी जाएगी, जो कई एआई एप्लीकेशन को एक ही इकोसिस्टम में जोड़ता है। और सारे के सारे एप्लीकेशन कौन से? जो कि ओएनजीसी वाले ही हैं, जोड़ देगा। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता को पूरे संगठन में लागू करने में सक्षम बनाता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरे ओएनजीसी में लागू करने में सक्षम बताएगा। उत्पादन क्षमता कहां बढ़ी, कहां घटी, यहाँ पे अन्वेषण की बात कर लेंगे, उत्पादन क्षमता की बात करेंगे, सुरक्षा और निर्णय लेने की बात करेंगे। तो ओवरऑल डिसीजन, ओवरऑल इंफॉर्मेशन का कलेक्शन, ओवरऑल इंफॉर्मेशन का स्टोरेज, सब कुछ यहां पर दिखाई देगा। क्लियर पॉइंट बच्चों। तो एक ऐसा ओएनजीसी का प्रज्ञा एआईएक्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और ये एक एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला एक प्रोग्राम है। ठीक है बच्चों, याद रखना। किस लिए? एक्सप्लोर करेगा, यानी कि रिसर्च करेगा, प्रोडक्शन में काम करेगा, सेफ्टी देखेगा, डिसीजन मेकिंग देखेगा, और इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखेगा। ये एक बहुत ही बेहतरीन पहल दिया गया है ओएनजीसी के द्वारा, क्योंकि बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं ओएनजीसी के, सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आकर के कलेक्ट हो जाएंगे और अपने अपने इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो डिसीजन मेकिंग यहाँ पे आप देखोगे कि काफी ज्यादा इजी हो जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला, रिपैट्रिएशन ऑफ इंडियन ब्रॉन्ज स्कल्पचर फ्रॉम द यूएस। अभी देखिए, यूएस ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारतीय कांस्य मूर्तियों की प्रत्यर्पण, यानी कि 3 मूर्तियां यूएस हमें वापस करेगा। 3 मूर्तियां यूएस हमें वापस करेगा, याद रखना। और ये किसकी बनी हुई है? तो ब्रोंज की बनी हुई है, ब्रोंज की बनी हुई है। अब ये मूर्तियां यूएस कैसे पहुंची? तो देखिए, आजकल एक प्रचलन चल रहा है कि चोरी की हुई मूर्तियों को दूसरे के म्यूजियम में नहीं रखा जा सकता है ना? तो भारत से इलीगली इन मूर्तियों को
स्मगलिंग करके यूएस पहुंचाया गया था, यानी कि चोरी करके पहुंचाया गया था। और ये हमारे पुरानी 12वीं 13वीं शताब्दी की बात है। वहां पे उस दौर में मंदिरों से चुराई गई ये सारी की सारी मूर्तियां थी जो कि यूएस में पहुंची गई थी। अब ये तो नहीं पता किसने चुराई किसने बेची, लेकिन हाँ यूएस के म्यूजियम में ये रखी गई है। अब ये पहचान कर लिया गया है कि हाँ भैया ये मूर्तियां भारत की ही हैं, तो भारत ने क्लेम किया, तो यूएस ने भैया इजीली मान भी गया कि चलो भैया नहीं यार आपका ट्रेडिशन आप इसको संभाल के रखो, ठीक है। तो आप देखोगे स्मिथसोनियन याद रखना, स्मिथसोनियन के नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट ने तमिलनाडु के मंदिरों से अवैध रूप से हटाई गई 3 प्राचीन भारतीय कांस्य मूर्तियां भारत लौटाने का निर्णय लिया है। यानी कि यूएस अब उन कांस्य की मूर्तियों को, ब्रॉन्ज मूर्तियों को हमें लौटा देगा। यह कदम नैतिक संग्रहालय प्रथाओं और चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत के वापस पाने के भारत के प्रयासों को दर्शाता है। क्लियर बच्चों, याद रखना कि वापस हम लोग पा रहे हैं अपने उन विरासतों को। और नो डाउट यूएस ने भी अच्छा डिसीजन लिया है, सपोर्ट किया है भारत का कि भैया हम वापस कर देंगे, ठीक है। तो 3 मूर्तियां लेकर के आई जा रही हैं भारत के द्वारा यूएस से। एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम, याद रखना एनपीएस का मतलब क्या होता है, नेशनल नेशनल पेंशन सिस्टम, ठीक है बच्चों, नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस। एनपीएस की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। एनपीएस, तो एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम लॉन्च्ड बाय पीएफआरडीए। पीएफआरडीए का मतलब क्या होता है, प्रोविडेंट फंड। पीएफआरडीए का मतलब क्या होता है, प्रोविडेंट फंड पीएफआर, रेगुलेटरी, प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी, ठीक है बच्चों, रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है बच्चों, डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर पॉइंट याद रखना। तो पीएफआरडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, नॉट इंडिया, ठीक है, अथॉरिटी। पीएफआरडीए ये हमारे भारत में जितना भी पेंशन सिस्टम है, पेंशन की स्कीम्स है, पेंशन का जो रूल रेगुलेशन है, यही देखता है। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई देखता है, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में सेबी देखता है, वैसे ही पेंशन के मामले में कौन देखता है, पीएफआरडीए, पेंशन प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो इसने एक स्कीम लॉन्च किया है, एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम। इसमें यह कहा जा रहा है कि भैया आपके जो पेंशन है ना, उससे आपको सिर्फ इलाज के लिए पैसे मिलेंगे, इलाज के लिए पैसे मिलेंगे, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, सारे के सारे पैसे निकाल के उड़ा देते हो और बुढ़ापे में आप लोगों को दिक्कत होती है। तो हम आपको सिर्फ स्वास्थ्य के लिए पैसे देंगे, ट्रीटमेंट के लिए पैसे देंगे, और बाकी पैसे आपको बुढ़ापे तक मिलते रहेंगे। ये स्कीम है। तो एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना पीएफआरडीए द्वारा रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क के तहत शुरू किया गया है। एक पायलट पहल है। पायलट पहल का मतलब क्या है, पहले देखेंगे, क्या पता लोग ही ना माने, लोग ही खिलाफ खड़े होने लग जाएं। तो एक पायलट प्रोजेक्ट है, अगर ये सब कुछ सही चलेगा तो इसको पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। यह एनपीएस सब्सक्राइबर्स को अपने पेंशन बचत का एक हिस्सा चिकित्सा खर्चों के लिए उपयोग करने की अनुमति देती है। कि भैया जो एनपीएस, जो यानी कि जो पेंशन धारक हैं, वो हम अपनी पेंशन का एक हिस्सा अपने मेडिकल सेक्टर के लिए यूज कर सकते हो, अपने ट्रीटमेंट इलाज के लिए यूज कर सकते हो। जबकि दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति सुरक्षा बनाए रखती है, जो भारत में बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल लागतों से संबंधित है। यानी कि भाई साहब आपको करना क्या है, आपको कितना दिया जाएगा, तो कुछ पैसा आपको ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए दिया जाएगा, बाकी सारा पैसा आपके लिए रखा जाएगा, आपके भविष्य के लिए। इससे क्या होगा, आपका ट्रीटमेंट भी हो गया, इलाज भी हो गया, और भविष्य के लिए आपके पैसे भी बचे रह चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो पीएफआरडीए ने नेशनल स्वास्थ्य सिस्टम लॉन्च किया है। ताइवान का पहला इंडिजिनस सबमरीन सी ट्रायल। अभी देखिए ताइवान ने अपनी पहली स्वदेशी पनडुब्बी का समुद्री ट्रायल ले लिया है, समुद्री ट्रायल ले लिया है, याद रखें। क्लियर पॉइंट बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताइवान के लिए, क्योंकि ताइवान के ऊपर बच्चों चाइना का शुरू से ही नजर है। चाइना तो मानता है कि ताइवान कोई डिफरेंट कंट्री है ही नहीं, ताइवान चाइना का ही एक हिस्सा है। तो अभी देखेंगे कि ताइवान अपनी मिलिट्री को, अपनी एयरफोर्स को, नेवी को बहुत ज्यादा मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है, और इसमें इसका साथ दे रहा है यूएसए, क्योंकि चाइना ऑब्वियसली यूएसए का दुश्मन है, क्योंकि चाइना बढ़ती हुई इकोनॉमी है, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और जिसको तोड़ना यूएसए का सबसे बड़ा मकसद है। तो ताइवान को डेफिनेटली यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। कौन कर रहा है भाई साहब, तो ताइवान को सपोर्ट करने में सबसे आगे आ रहा है हमारा यूएसए, ठीक है। तो अभी देखिए ताइवान ने अपने सबसे पहली पनडुब्बी, जो कि ताइवान ने खुद ही बनाई है, जिसका नाम क्या है, नारवाल। नाम क्या है, नारवाल, नारवाल, ठीक है, नाम क्या है, नारवाल। इसका परीक्षण कर लिया है, सफल परीक्षण कर लिया है।
और ये सीधा तौर पे चाइना का एक चैलेंज है। और किसने इसमें हेल्प की है इसकी, तो यूएसए की हेल्प से, यूएसए की हेल्प से इसने ये पूरा ये पनडुब्बी बनाई है। ताइवान ने अपने पहले स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी नारवाल की पुनर्रहित परीक्षण सफलतापूर्वक किया है, जिसे एक अंतर्निहित कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया था। याद रखना, जिसे एक इंडिजिनस प्रोग्राम के तहत निर्मित किया गया था, यानी कि अपने देश के प्रोग्राम के तहत ही निर्मित किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य चीन के खिलाफ समुद्री विरोध क्षमता को बढ़ाना, असम बढ़ाना और असमित युद्ध कौशल को सशक्त करना, यानी कि जब भी चाइना से युद्ध हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इस तरीके की पनडुब्बियां हमारे काम आने वाली है। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रख लेना। और इस पनडुब्बी पे याद रखना क्या लगा हुआ है, एडवांस्ड यूएस मेड टॉर्पीडोज। टॉर्पीडोज पानी में चलने वाली मिसाइलें होती हैं, यूएस ने दिया ताइवान को, और ताइवान को बोले ले अपनी पनडुब्बी पे लगा ले बेटा, चाइना कुछ भी करेगा ना भाड़ फोड़ दियो चाइना के जहाजों के ऊपर, दुश्मनी ऑन। ठीक है, ये करेगा यार, यूएस चाहता ही था शुरू से ये सारे के सारे काम। अभी देखिए, कर्नाटक लीड्स इंडियाज जेन एआई जनरेशन जेनरेटेड एआई हब। क्लियर पॉइंट बच्चों, जेनरेटेड एआई हब। अब कर्नाटक भारत का जेनरेटेड एआई हब बन चुका है। जेनरेटेड एआई हब का मतलब क्या होता है, एआई के हेल्प से क्रिएटिविटी दिखाना, एआई के हेल्प से क्रिएटिविटी दिखाना। अब इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये है कि भाई साहब एआई की हेल्प से इमेज बनाना, एआई की हेल्प से सॉन्ग बनाना, एआई की हेल्प से मूवी बनाना, एआई की हेल्प से आप लोग मतलब तमाम तरीके की चीजें, एआई की हेल्प से गेम बना देना, ये एआई की क्रिएटिविटी दिखाने को हम लोग, एआई क्रिएटिविटी दिखाने को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनरेटिव एआई, जेनरेटिव एआई। तो कर्नाटका में ये स्टार्टअप बहुत ज्यादा चल रहा है, इस वजह से कर्नाटका भारत का जेनरेटिव एआई हब बन चुका है। क्लियर पॉइंट। तो आप देखोगे यहाँ पे कर्नाटका लीड्स इंडियाज जेनरेटिव एआई इकोसिस्टम, होस्टिंग नियरली 39% ऑफ द कंट्रीज जेनरेटिव एआई। याद रखना कितना, 39%, पूरे देश का 39% जेनरेटिव एआई स्टार्टअप्स खाली और खाली कर्नाटका से आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इसमें बेंगलुरु जो है सबसे ऊपर दिखाई देगा, क्योंकि बेंगलुरु डीप टेक इनोवेशन हब है। बेंगलुरु तो जाहिर सी बात है भैया, वहां पे जो इस तरीके के स्टार्टअप चलते ही हैं, तो बेंगलुरु सबसे टॉप पे दिखाई देगा। और बेंगलोर में आप देखोगे बहुत सारे टैलेंट, रिसर्च, तमाम तरीके की चीजें आपको दिखाई देती हैं। तो कर्नाटक भारत के जेनरेटिव एआई इकोसिस्टम में अग्रणी है, जो देश के लगभग 39% जेनरेटिव एआई स्टार्टअप की मेजबानी करता है। बेंगलुरु सबसे ऊपर आप लोगों को दिखाई देगा। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी, आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक है बच्चों, याद रखना। और एक और चीज आप लोग यहाँ पे देखोगे कि जो गवर्नमेंट फंडिंग इनिशिएटिव भी बहुत सारी यहाँ पे दिखाई देगी, जैसे कि आरडीआई और डीप टेक फंड, यानी कि अगर कोई स्टार्टअप बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा रिसर्च कर रहा है, तो उसको सरकार काफी ज्यादा हेल्प देती है। तो आरडीआई और डीप टेक फंड एक्सेलरेटेड एआई प्रोडक्ट डेवलपमेंट विद ग्रोथ नाउ स्प्रेडिंग टू टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज की तरफ इस तरीके के स्टार्टअप बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो आपको याद क्या रखना है, कर्नाटका लीड कर रहा है जेनरेटिव एआई इकोसिस्टम में, और 39% हमारे पूरे देश का जेनरेटिव एआई इकोसिस्टम यहीं से ही डेवलप हो रहा है। मार्टिर्स डे यानी कि शहीद दिवस इन इंडिया, यूं तो हम लोग शहीद दिवस 23 मार्च को मनाते हैं, 23 मार्च 1931 को, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई थी उस दिन। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक मार्टिर्स दिवस यानी कि शहीद दिवस गांधी जी की मृत्यु पर भी मनाते हैं, क्योंकि 30 जनवरी, याद रखिएगा बच्चों, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने, ठीक है, नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी। और ये दिन कौन सा था, तो 30 जनवरी का ही ये दिन था। क्लियर बच्चों, याद रखना। तो गांधी जी का एसेसिनेशन हुआ था 1948 में 30 जनवरी को, और उसी याद में हम लोग क्या मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है, इस दिन गांधी जी को दिल्ली के राजघाट में सम्मान दिया जाता है, श्रद्धांजलि दी जाती है, एजुकेशनल प्रोग्राम करवाए जाते हैं, और यहाँ पे गांधी जी के प्रिंसिपल को पढ़ाया जाता है। गांधी जी का सिद्धांत नॉन वायलेंस का था भाई साहब, अहिंसा का था। तो जाहिर सी बात है गांधी जी के बारे में यहाँ पे बहुत ज्यादा बताया जाता, पढ़ाया जाता है, स्कूलों में झांकियां निकलती हैं, गाने गाए जाते हैं, देशभक्ति के गीत बजते हैं इस दिन के याद में। तो शहीद दिवस जो 30 जनवरी को मनाया जाता है,
1948 में महात्मा गांधी की हत्या की स्मृति में और सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित करने, शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करने और गांधी जी के अहिंसा, सत्य और देशभक्ति के सिद्धांतों पर विचार करने के साथ मनाया जाता है और नागरिकों को लोकतांत्रिक और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अगली न्यूज क्या आती है, माइकल, ठीक है याद रखना, माइकल नोब्स जो कि हॉकी के खिलाड़ी थे और इंडियन हॉकी टीम के कोच भी थे, उनकी देहांत होगी, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो माइकल नोब्स जो ऑस्ट्रेलियाई टीम के हॉकी टीम के प्लेयर थे और भारत के पुरुष हॉकी टीम के कोच भी थे। 72 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। उन्होंने 1981 हॉकी विश्व कप और 1984 ओलंपिक में खेला था। बाद में उन्होंने भारत को 2012 में लंदन ओलंपिक में कोचिंग दी थी और तब से वो इंडियन हॉकी टीम के काफी समय तक कोच भी रहे थे। जापान की टीम का मार्गदर्शन भी किया था, उन्हें अनुशासन, फिटनेस और इन सब चीजों पे ध्यान दिया था। तो दोस्तों इस तरीके की बहुत सारी खबरें हैं जो जो और भी चोरीज होती हैं, यानी कि देहांत से रिलेटेड होती हैं, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड होती हैं। जो भी व्यक्ति आपका न्यूज में रहेगा डेफिनेटली उन सभी से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक था। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और नोट्स जरूर बनाए होंगे, क्योंकि इसी तरीके के बेहतरीन सेशंस में आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।